नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश तेवतिया आपका अपने चैनल अविनाश तेवतिया पर स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने कल एक वीडियो अनाउंसमेंट किया था और उसमें मैंने आपसे ये बताया था कि मैं अगली वीडियो गांधी जी की हत्या पर प्रस्तुत करूंगा। मित्रों, कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिसमें इतनी क्षमता होती है कि वो न केवल वर्तमान को प्रभावित करती है परंतु भविष्य को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव न केवल कुछ लोगों तक होता है परंतु एक बड़ी आबादी इससे प्रभावित होती है। महात्मा गांधी की हत्या उनमें से एक है। अगर हम उस समय की घटनाओं पर दृष्टिपात करते हैं तो हमें महात्मा गांधी की हत्या से 2 महीने, ताकि हम ये समझ सकें कि उस समय देश में क्या माहौल था, क्या चल रहा था, गांधी जी क्या करना चाहते थे, उस समय देश की परिस्थितियां क्या कहाँ थी। तो इसे समझने के लिए हमें 2 सितंबर 1948 को कलकत्ता पहुंचना होगा। जी हाँ, गांधी जी 2 सितंबर 1948 को कलकत्ता में मौजूद थे। अब वो कलकत्ता में मौजूद क्यों थे? कलकत्ता इस समय रक्त रंजित दंगों की एक स्थली बना हुआ था। दरअसल भारत के बंटवारा होने के बाद भारत का बंटवारा भारत की आज़ादी के समय हुआ था, जिसमें 2 हिस्सों खासकर पंजाब और बंगाल ने बहुत बड़ी क्षति उठाई थी। जी हाँ, बंगाल और पंजाब। इस समय कलकत्ता और पंजाब में बड़े पैमाने पर दंगे चल रहे थे। महात्मा गांधी 2 सितंबर 1948 को कलकत्ता में उपस्थित थे और 2 सितंबर 1948 को जब कलकत्ता में दोबारा दंगे शुरू हुए तो महात्मा गांधी ने उपवास करने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी ने जब 2 सितंबर 1948 को उपवास किया उसके और मुस्लिम लीग एवं हिंदू महासभा के नेताओं ने गांधी जी के सामने आकर ये शपथ उठाई कि हम हिंसा को रोकने का प्रयत्न करेंगे और इसके बाद गांधी जी ने अपना अनशन खत्म कर दिया। 7 सितंबर सन 1948 को गांधी जी दिल्ली आए। गांधी जी दिल्ली में ज़्यादा दिन रुकना नहीं चाहते थे, उनका इरादा पंजाब जाने का था, परंतु दिल्ली में हो रही हिंसा से गांधी जी बहुत चिंतित थे और इस हिंसा की वजह से गांधी जी ने दिल्ली में रुकने का निर्णय किया। दिल्ली की स्थिति ऐसी थी कि मुसलमानों ने खुद को हुमायूं का मकबरा और पुराने किले में स्वयं को सुरक्षित कर लिया था। जैसा कि गांधी जी के जीवनीकार डीजी तेंदुलकर बताते हैं, पूरे सितंबर और अक्टूबर गांधी जी शरणार्थी शिविरों और अस्पतालों का दौरा करते रहे। इस दौरान उन्होंने हिंदू मुसलमानों से यह अपील की कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ दें तथा द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को त्याग दें। के बाद 2 महीने गांधी जी हिंसा को रोकने की पुरजोर कोशिश करते रहे। 13 जनवरी सन 1948 को गांधी जी ने हिंसा रोकने के लिए उपवास करने का यानी कि सत्याग्रह शुरू करने का निर्णय लिया। गांधी जी का सत्याग्रह 3 पक्षों को समर्पित था, जिसमें पहला पक्ष भारत की जनता थी। गांधी जी भारत की जनता से यह आश्वासन चाहते थे कि वो द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत का खंडन करें और हिंदू, मुसलमान तथा सिख आपस में मिलजुल कर रहें। दूसरा पाकिस्तान की सरकार थी। गांधी जी पाकिस्तान की सरकार को ये संदेश देना चाहते थे कि वो कब तक उपवास के द्वारा हिंदू और सिखों को संयम बरतने के लिए कहें, जबकि पाकिस्तानी मुसलमान हिंदू और सिखों का लगातार कत्लेआम कर रहे थे। गांधी जी का कांग्रेस की सरकार थी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने आज़ादी के बाद स्टर्लिंग बैलेंस के रूप में जो 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने थे उन्हें रोक रखा था। दरअसल कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान को ये बैलेंस इसलिए नहीं देना चाहती थी क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल ने ये बैलेंस रोक दिया था। जब गांधी जी ने 13 जनवरी को ये अपना अनशन शुरू किया तो 15 जनवरी को कांग्रेस की सरकार यानी भारत सरकार ने एक निर्णय लिया कि पाकिस्तान का जो बकाया है वो उसे दे दिया जाएगा। इसके बाद 17 जनवरी सन 1948 को कांग्रेस, हिंदू महासभा और जमीयत उलेमा हिंद के कुछ प्रतिनिधि गांधी जी से मिले और गांधी जी को ये विश्वास दिलाया कि दिल्ली में जितनी भी हिंसा की खबरें आ रही हैं वो आगे से नहीं है। दिल्ली में रुके रहे। इस बीच 20 जनवरी सन 1948 को गांधी जी पर एक हमला किया गया जब वो प्रार्थना सभा में उपस्थित थे। ये सोची समझी साजिश थी जिसे नाथूराम गोडसे, दिगंबर खटके, मदन लाल पाहवा जैसे व्यक्तियों ने अंजाम दिया था। दरअसल इन व्यक्तियों के द्वारा ये कोशिश की गई थी कि भीड़ भरी जगह से दूर एक ग्रेनेड फेंका जाएगा और ग्रेनेड फेंकने के बाद जब भीड़ में खलबली मचेगी तो एक ग्रेनेड गांधी जी की तरफ फेंक दिया जाएगा, जिससे गांधी जी की मृत्यु हो जाएगी। परंतु गांधी जी इस घटना में बच गए, क्योंकि पहला ग्रेनेड फेंकने के बाद दिगंबर गटके ने अपना साहस खो दिया और वो दूसरा ग्रेनेड नहीं फेंक पाया और घटनास्थल से भाग खड़ा हुआ। इस घटना में मदन लाल पाहवा नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
गांधी जी की हत्या का ये पहला प्रयास नहीं था। 1934 से लेकर 1948 तक गांधी जी की हत्या के करीब 6 प्रयास हो चुके थे। और अगर कहा जाए तो 30 जनवरी 1948 की गांधी जी की जो हत्या हुई थी वो छठा प्रयास था। इसके बाद वो दिन आता है जिस दिन महात्मा गांधी को असैसिनेट किया गया, यानी कि महात्मा गांधी की हत्या की। अब हम गांधी जी की हत्या वाले दिन यानी 30 जनवरी 1948 की घटनाओं को देखते हैं। जैसा कि मनु बहन अपने संस्मरण लास्ट ग्लिम्पसेस ऑफ गांधी में लिखती हैं कि महात्मा अपने दिन की शुरुआत भगवत गीता के साथ करते थे। 30 जनवरी सन 1948 को दिन में महात्मा गांधी ने अपने सचिव प्यारेलाल के साथ नोआखली दंगों पर चर्चा की। उसके बाद उनका वल्लभ भाई पटेल से मिलने का प्रोग्राम निश्चित था। वल्लभ भाई पटेल से मुलाकात के दौरान गांधी जी अपनी शाम की प्रार्थना, जो कि 5 बजे से प्रारंभ होती थी, उसके लिए लेट हो गए। मनु बहन ने गांधी जी के सामने घड़ी की और इसके बाद गांधी जी प्रार्थना में जाने के लिए तैयार हुए। गांधी जी को सभा स्थल या यूं कहें कि प्रार्थना स्थल पर ले जाने की जिम्मेदारी आभा चटर्जी और मनु बहन की थी। जब आभा चटर्जी और मनु बहन गांधी जी को प्रार्थना स्थल पर लेके जा रहे थे, उसी समय खाकी कपड़ों में एक व्यक्ति गांधी जी के समक्ष भीड़ को चीरता हुआ उपस्थित हुआ। मनु बहन ने सोचा कि ये व्यक्ति गांधी जी का आशीर्वाद लेना चाहता है। बहन ने उस व्यक्ति से कहा कि आप अब इस समय आशीर्वाद नहीं ले सकते क्योंकि गांधी जी अपनी प्रार्थना के लिए लेट हो गए हैं। इसके बाद उस व्यक्ति ने मनु बहन को धीरे से धक्का दिया। हालांकि ये धक्का इतना जोरदार था कि इसके प्रयास से मनु बहन नीचे गिर गई। लगभग इसी समय मनु बहन ने गोलियों की आवाज़ सुनी और उसके बाद चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखा। के अनुसार हर्बर्ट रेनियर जूनियर नामक एक अमेरिकन एम्बेसी के व्यक्ति ने नाथूराम गोडसे को पकड़ा था। एक दूसरे वर्जन के अनुसार नाथूराम गोडसे ने स्वयं ही, जबकि कुछ और वर्जनों के अनुसार नाथूराम गोडसे को भीड़ द्वारा पीटा गया था। अब ये कई वर्जन हैं, इनका सच क्या था ये तो कह पाना बहुत ही मुश्किल है। गांधी जी की हत्या की पहली FIR गांधी जी के आदि व्यक्ति नंदलाल मेहता द्वारा करवाई गई थी, जो आज भी दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में उपस्थित है। तो मित्रों, ये था गांधी जी की हत्या का दिन का पूरा ब्यौरा। अब RSS का इसमें क्या रोल था ये जानने के लिए हमें कुछ घटनाओं को देखना होगा। जैसे कि जिस समय गांधी जी की हत्या हुई थी, RSS चीफ श्रीमान गोलवलकर जी उस समय चेन्नई या यूं कहें कि उस समय के मद्रास में उपस्थित थे। गोल ने जैसे ही चाय का प्याला अपने हाथ में लिया, तभी उन्हें गांधी जी की मृत्यु की खबर पहुंची। ये सुनते ही गोलवलकर जी के शब्द थे, ये देश का दुर्भाग्य है। इसके पश्चात गोलवलकर जी ने नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के सबसे छोटे बेटे देवदास गांधी को टेलीग्राम द्वारा अपना शोक संदेश भेजा। परंतु इसके पश्चात 2 फरवरी सन 1948 को श्रीमान गोलवलकर जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 4 फरवरी 1948 को RSS को बैन कर दिया गया। इस बैन के बाद लगभग 77,000 स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह किया। इसके पश्चात एक पत्र श्रीमान सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो तब के गृह मंत्री थे, उनके द्वारा नेहरू को लिखा गया। उन्होंने इस पत्र में कहा जी की हत्या में गिरफ्तार हुए सभी अभियुक्तों के बयान मैंने पूरी शिद्दत के साथ पढ़े हैं और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि RSS का गांधी जी की हत्या में कोई रोल नहीं है। इसके 1 वर्ष पश्चात RSS पर से बैन उठा लिया गया। विनायक दामोदर सावरकर यानी कि वीर सावरकर का इस हत्या में कोई हाथ था या नहीं, इसे जानने के लिए हमें वीर सावरकर की जीवनी को अलग से पढ़ना होगा। उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। परंतु RSS के रोल की पुष्टि नहीं हो पाई और इसके पश्चात लगभग 1 वर्ष पश्चात RSS पर जो बैन था उसे हटा लिया गया। अब अगर हम गांधी जी की हत्या में 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मुख्यतः नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, शंकर किस्तैया, दिगंबर बड़गे, विष्णु करकरे, मदनलाल पाहवा, गोपाल गोडसे, वीर सावरकर। इसमें से नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे को फांसी दे दी गई। दिगंबर बड़गे सरकारी गवाह बन गए, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। वीर सावरकर सबूतों के अभाव में छूट गए और बाकी को आजीवन कारावास की सजा हुई। इसके पश्चात 1966 में इंदिरा गांधी ने एक न्यायिक कमीशन दोबारा स्थापित किया और जिसकी फाइंडिंग भी यही थी कि RSS का महात्मा गांधी की हत्या में कोई योगदान नहीं था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अगली वीडियो जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत होगी। मैं अगली वीडियो भारत में लड़े गए कुछ महत्वपूर्ण युद्धों पर बनाना चाहूँगा, जिसमें
कुछ ऐसे युद्ध हैं जिन्होंने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ ऐसी बातें हैं और भारत पर यह आरोप लगाया जाता है कि जो भारतीय हैं वो हमेशा युद्धों में हारे। क्या ये बात सही है कि भारतीय हमेशा युद्धों में हारे, या उन्होंने कभी फाइट बैक भी किया? क्या ये सही है कि भारतीय हमेशा गुलाम बने रहे, या ये बात गलत है और भारतीयों ने बाहरी सामना किया? राजपूतों पर भी ये अक्सर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो सारे महत्वपूर्ण युद्धों में हार गए। इस विषय पर एक विस्तृत वीडियो, एक विस्तृत सीरीज में आगे शुरू करूंगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।